नमस्कार, मनोज स्टुअर्ट टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ सामाजिक और आर्थिक विधाओं के जानकार, जिन्हें हम सोशल मीडिया पर लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जो उत्तराखंड के पूरे क्षेत्रीय भ्रमण पे रहे हैं और जिनकी विभिन्न विधाओं पर बहुत सी साहित्यिक पुस्तकें हम पढ़ते हैं, जिनकी यायावरी के चर्चे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। हमारे साथ अरुण कुकसाल जी है। नमस्कार अरुण कुकसाल जी। नमस्कार मनोज जी, आपका और दर्शकों का नमस्कार। अरुण जी, मूलतः आपके बारे में एक कहावत है कि आप सरकारी सेवा में रहते हुए भी 1986 से, मेरे ख्याल से 84 से 86 से लगातार हिमालय क्षेत्र की यात्राएं करते रहे और सामाजिक अध्ययनों को लेकर उसकी आर्थिकी के वो ढूंढते रहे, आयाम ढूंढते रहे। क्या है उन विधाओं में छुपा हुआ? मनोज जी, मैं आपसे कैसे शुरुआत करूं मुझे ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन जो मिला ईश्वर ने दिया है वो यात्रा के लिए ही दिया है। हम नित्य प्रतिदिन क्षण प्रतिदिन यात्राएं करते रहते हैं। और ये सौभाग्य था कि मैं पहाड़ में जन्म लिया, गढ़वाल में जन्म लिया। और गढ़वाल और पहाड़ का एक यह है कि वो नित्य बदलता हुआ आयाम होता है। आप मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बीच में अगर एक मूलभूत अंतर करें तो मैदान में थोड़ा स्थिरता है प्रकृति की, मैदान और पहाड़ में निरंतर परिवर्तनशीलता है। तो वो परिवर्तनशीलता हमारे अंदर थी। गांव में जन्म लिया, उसके बाद क्योंकि पिताजी नौकरी में थे तो जो हम सब आपकी और हमारी है, गाँव को छोड़ना पड़ा और पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर आना पड़ा। पिताजी सरकारी नौकरी में थे और उस समय हर 2 साल बाद उनके ट्रांसफ़र हो जाते थे, तो हमारी भी स्कूलिंग हर 2-1 साल बाद स्कूल बदलते रहते थे। और इसका परिणाम ये होता था कि मैंने करीब लगता है कि 8-10 स्कूलों में फिर बड़ी उसमें पढ़ा, क्योंकि हर बार नए शहर में हर 2-1 साल में करता। उसका नुकसान ये होता था कि पढ़ाई लिखाई थोड़ी बाधित होती थी, लेकिन फ़ायदा ये होता था कि हम हमेशा एक नए समाज से परिचित होते थे, नए मित्रों से परिचित होते, एक नए भौगोलिक परिवेश से परिचित होते थे। और वो कहीं ना कहीं हमारे, और मुख्यतः ये है कि जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, जो 60 से ऊपर के लोग हैं, वो 70 के दशक में हमारा किशोरावस्था थी जब आपका बचपना रहा होगा। और 70 के दशक के जितने भी लोग हैं, क्योंकि मूलतः अगर उत्तराखंड की बात करें, गढ़वाल कुमाऊं की बात करें, तो 70 का दशक एक सामाजिक चेतना के रूप में हो, क्योंकि उससे पहले सर्वोदयी और तमाम तरीके के वो थे। और जो एक परिवर्तन की युवाओं का जो एक आक्रोश कह दें उसमें वो था। और चाहे वन आंदोलन हो, चाहे शराब के विरोध के आंदोलन हो, उनसे पढ़ते हुए निश्चित रूप से जुड़ा रहा। और वो चीज़ें मेरे मन मस्तिष्क में रही और फिर वो जीवन के हिस्सा बन गई है, जो अभी तक चल रही है। पूरा देखिए, उत्तराखंड गाढ़ गदेरों से लेके यमुना गंगा का मायका माना जाता है। आपने तमसा यमुना वैली से लेके और ठेठ काली गोरी नदी के संगम तक की पूरी यात्राएं की, पूरा लोक समाज देखा है। मैं एक तरफ से शुरुआत करूं तो बेटर रहेगा। तमसा यमुना घाटी में जौनसार क्षेत्र तभी आपने भ्रमण किया। मुझे ये ध्यान आ रहा है कि आपको जब सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा तो शायद 1986 से 84 में आपका एक ग्रुप था जिसने तय किया था कि हमें यात्राएं करनी है और उस पे शोध भी जारी करना है। कौन थे वो लोग और कहाँ हैं वो लोग? देखिए, मेरा एक रहा कि जन्म भले ही मैंने गढ़वाल में लिया, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई और सामाजिक जो चेतना का है वो कुमाऊं की। तो एक सौभाग्य कहें, संयोग कहें कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के बीच का जो एक वो होता है, मैंने रानीखेत से ग्रेजुएशन किया, फिर रहा तो आना जाना रहा, मित्रों का साथ पे रहा। और जो आपने जिक्र किया जिस उसका कि हमने कैसे उठे, तो हमको लगा 1983 के करीब जो नशा नहीं रोजगार 2 आंदोलन से आप परिचित हैं, और उस समय जो युवा थे, जो चिपको आंदोलन से भी थे, हम लोग किशोर से युवा हो रहे थे और चिपको आंदोलन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
तो उन युवाओं के था कि हमने पहाड़ में रहते तो हैं, लेकिन पहाड़ है क्या, ये एक अंदर की एक जिज्ञासा थी। संयोग से ये हुआ कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान एक लखनऊ में प्रोफेसर वी.के. जोशी जी के उसमें एक प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट के हम हिस्सा बने, उसमें एक रिसर्चर के रूप में रहे, और हम लगभग 7 लोग थे। प्रदीप टमटा जी जो सांसद रहे हैं और कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो हमारे सीनियर थे। उनके साथ साथ मैं हो गया, चंद्रशेखर तिवारी जी जो दून लाइब्रेरी में अभी भी कार्यरत हैं, वो मेरे मित्र हैं। उसके साथ साथ मंगल सिंह जी जो इसमें लखनऊ हाई कोर्ट में हैं अधिवक्ता, और प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जो उस समय हमारे साथ थे, आज इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष हैं, और डॉक्टर दीवान नगरकोटी आप जानते हैं पत्रकार है लखनऊ अल्मोड़ा के, और वरिष्ठ पत्रकार है, अब वो दिवंगत हो गए। तो एक मेरे मित्र थे, वो भी दिवंगत हो गए हैं। तो ये 7 लोगों का हमारा एक ग्रुप था, और लगभग 6 महीने तक हमने पूरे पहाड़ की यात्रा की, जिसमें 76 गांव में हम और 15 ब्लॉक के किए। और हमारा मकसद यही था कि आखिर में पहाड़ कैसे जीवंत हैं और किस तरीके से उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वो है। तो इसमें लगभग 2500 किलोमीटर की हमने यात्रा पैदल की, कुछ बसों से की। और ये रहा कि उसके बाद जब ये हम जनवरी 86 से मुझे याद आ रहा, और जून जुलाई तक हमने वो यात्रा की। उसके बाद मेरे मित्र चंद्रशेखर तिवारी और मैंने एक यात्रा संस्मरण लिखे, और वो नैनीताल समाचार में तमाम किस्तों में शायद 13 या 14 किस्तों में प्रकाशित हुए, जिसको लोगों ने बहुत सराहा, और उसके बाद उसको दून लाइब्रेरी ने उसको एक किताब के फॉर्म में भी लाया जी। तो ये यात्राएं थी, और उससे हमने पूरे पहाड़ को जाना। और अशोक का शिलालेख से लेके आपने महाभारत के बैरागढ़ तक कई गांवों को, मैं पढ़ रहा था आपकी किताब में और सोशल साइट पे, कि आपने कई गांवों को गिनाया, फिंगर टिप्स पे गिनाया, वहाँ के लोगों की आबोहवा, वहाँ के लोगों के नाम तक गिनवाया आपने। और उसके बाद जब आप फिर यमुना तमसा को छोड़ के गंगा घाटी में जाते हैं, आपका उद्गम से लेके गंगोत्री से लेके हरिद्वार तक का कई जगह आपका वर्णन है। तो इस संस्कृति में और उस संस्कृति में, उस लोक समाज और इस लोक समाज में क्या अंतर नजर आया? देखिए, मूलतः मैं देखूं तो चाहे दुनिया में आदमी कहीं भी हो, उसमें अंतर नहीं है। अंतर शब्द मेरी असहमति हो सकती है, मतलब इस बात पे हो सकती है, ज़्यादा मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जीने का जो मूल तरीका है, आंतरिक तरीका, वो सबका एक है। मनोभावनाएं चाहे मेरी आज हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक आदमी की मूलतः एक जैसी होता है। जो उस समय का जो परिवेश है, जो भौगोलिक परिवेश है, जो सामाजिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश के बाद जो सामाजिक परिवेश बना, उससे हमारे तौर तरीकों में अंतर हो सकता है, हमारे प्रेजेंटेशन में अंतर हो सकता है, लेकिन मूल भावनाओं में कहीं कोई ऐसा दिखा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि आदमी मूलतः अंदर से सबकी कहते हैं कि आत्मा एक है, तो वो जीने के तरीके उन परिस्थितियों के हिसाब से लोगों ने विशिष्ट कर दिए। अब क्योंकि मैं पहाड़ में रहा, गढ़वाल में रहा, जौनसार बाबर का जिसका जिक्र जो आपका प्रिय विषय भी है, तो कई भ्रांतियां दिमाग में थी जो वहां जाकर के दूर हुई। और कभी कभी मैं आपके पिछले एपिसोड को देख रहा था, तो कभी कभी क्या होता है कि अति प्रेम और अति सरलता, जीवन में एक चीज है कि जो बहुत ज्यादा आपकी पॉजिटिविटी है या आपकी जो खूबियां हैं, कभी कभी वो खूबियां आपके लिए बड़ी कष्टकारी हो जाती है। लोग उसको दूसरा चाहते हैं कि लोग, क्योंकि समाज तो बड़ा जटिल है, बड़ा व्यवहारिक है, बड़ा दुनियादारी का है, और अगर आपको कहीं दुनियादारी से हटके एकदम शुद्ध प्रेम मिले, मान लीजिए आपको शुद्ध देसी घी खाने को मिले नए बच्चे को, तो क्या होगा? विचलित होगा, है? तो उसी तरीके से समाज है, क्योंकि समाज के अंदर कई तरीके के रोक टोक या कई तरीके के बात हैं, और ऐसा समाज जो बिल्कुल सरल हो तो आप उसको दूसरे अर्थों में देखेंगे, और वो धीरे धीरे मिथक टूट रहे हैं। और क्योंकि मेरा ये रहा कि मित्रों का भी साथ रहा, कुछ रोजगार भी कुछ इस तरीके के रहा कि घूमने में रहा,
कुछ प्रवृत्ति भी रही, तो लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति थी। मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था जो मैंने पढ़ा चलो उसको देख भी ले, या जो देखा उसको लिख भी ले। अब आपने यमुना की और भागीरथी की बात की है, ये घाटी हमेशा सरसब्ज रहती है, बिल्कुल हरी 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 रहती है। तो फिर आप जिस पौड़ी के मूल के हैं जी, यहाँ हरियाली क्यों नहीं है? यहाँ आर्थिकी के नौकर पेशा लोग ज्यादा हैं और इधर कृषि और उद्यानी भी ज्यादा। आपने कभी इस पर अध्ययन किया है? बिल्कुल, ये एक पक्ष है। देखिए, पहाड़ में जो पलायन है वो दोनों स्थितियों में हुआ है। जो इलाके सरसब्ज थे, संपन्न थे, वहां से भी पलायन हुआ है, क्योंकि जब बहुत आर्थिकी आ गई, संपन्न हो गए, तो यहाँ क्या करना। आप अगर सोमेश्वर घाटी की तरफ जाएं तो वहां भी पलायन है। आप सोमेश्वर से लगा हुआ सर्ट का इलाका है जो वीरान है, जहाँ पे ज्यादा हुआ है, वहां भी है। तो अति धनाढ्यता या संपन्नता भी पलायन को बढ़ावा दी, और अति जो विकटता है उसने भी पलायन को भी वो दिया। तो ये कहना कि वहां पे इस तरीके का हुआ, वहां ये नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं मानव की प्रवृत्ति थी कि पहाड़ है, पहाड़ में बाहर से लोग आए, जितनी जल्दी पहाड़ से बाहर से लोग आए उतनी जल्दी वापस पे। और मैंने कहा ना कि पहाड़ का आदमी एक जिसको कहेंगे कि मूलभूत रूप से स्थिरता नहीं है, उसको एक जगह बेचैनी नहीं है, क्योंकि नेचर बदलता रहता है। जब हम सुबह उठते हैं, देखिए दो तरीके के, अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो सुबह उठ के क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, आप अपने तमाम चीजों को देखते हैं, आप पढ़े। लेकिन जब एक गांव में रहते हुए एक पहाड़ का आदमी, एक गढ़वाल कुमाऊं का आदमी, जैसे ही वो अपने किवाड़ खोल के बाहर आता है, सबसे पहले आसमान को देखता है, पेड़ पौधों को देखता है। तो नेचर के प्रति उसके आज मौसम क्या होगा, आज कैसे होगा, उसके रोज के विषय में होगा। आप कोई दिन ऐसा बता सकते हैं जिस दिन आपने बिना मौसम किए हुए बात की हो? हाँ, ये भी है, ये भी सही। तो मतलब, और आप तो शहरी हो गए, मैं भी शहरी हो गया, लेकिन जो ठेठ गांव का आदमी है, अगर आप उसको सुबह से लेकर शाम तक की उसके शब्दों को समझें और उनको संकलित करें, तो कम से कम वो बहुत सारी बातें वो मौसम के बारे में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो जीवन चक्र है ना, वो मौसम पर निर्भर करा। मैदानी क्षेत्र में ऐसा है, लेकिन उतना नहीं। तो मैं क्योंकि अरुण कुकसा जी के पास प्रश्नों के जवाब बहुत है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन मेरे पास भी जिले बहुत है। मैं टिहरी से लेके पौड़ी की तरफ गया, तो पौड़ी टिहरी जब राजशाही के दौर में था, श्रीनगर से राजधानी शिफ्ट हुई और ब्रिटिश गढ़वाल से हम अलग थलग हुआ टिहरी। टिहरी को कहते, टिहरी के लोग बोलते हैं कि हमारा डेवलपमेंट बाद में हुआ, बनस्पत पौड़ी के। तो क्या ब्रिटिशर्स ज्यादा आर्थिकी को मजबूत करने में कामयाब रहे? स्वाभाविक था। जैसे कि ब्रिटिशर्स पहले कुमाऊं में आए, तो ये भी तो कह सकते हैं कि गढ़वाल, मतलब पौड़ी गढ़वाल से अल्मोड़ा ज्यादा विकसित है, क्योंकि ब्रिटिशर्स 1790 के करीब में अल्मोड़ा में आ गए थे कुमाऊं की तरफ। तो ये बात तो है कि हमारे जो शैक्षिक चेतना को जगाने में और तमाम चीज़ों को ब्रिटिशर्स का हाथ है। और टिहरी एक रियासत के रूप में रही, और कह सकते हैं कि बहुत अच्छी रियासत नहीं थी, और हिंदुस्तान के ऐसे रियासतों में हैं जिन्होंने की प्रजा का शोषण किया, फिर उसका आर्थिक ताना बाना इतना मजबूत नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से राजा के जो भी किस्से हैं, को भी तमाम चीजें हैं, वो उन्होंने लोगों को आगे बढ़ने दिया, और ये चीजें अब धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसी तो नहीं है। लेकिन ये जरूर है, क्योंकि मैं प्रताप कॉलेज टिहरी का पढ़ा हूँ, और जो सामाजिक चेतना अभाव में आती है, जो संघर्षशीलता पुराने टिहरी नगर में थी, मैं तो सबसे बड़ा शुक्रगुजार और भाग्यशाली हूँ कि मैंने हाई स्कूल, इंटर और बीए प्रीवियस टिहरी, पुरानी टिहरी में किया। क्योंकि जब मैं सुबह उठता था, पुराने बस अड्डे में हमारा घर था, और जब मैं जाता था तो रोज कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जी हो गए, कीर्ति सिंह नेगी जी हो गए, या तमाम लोग जो थे वो जुलूसों के रूप में, या महिलाएं एक संघर्ष वो जंगल के रूप में, तमाम तो वो सामाजिक चेतना, या चिपको आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो शुरुआती दौर है 73-74 का, 72 का, वो हमने देखा। सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे प्रताप कॉलेज में आते थे, और उनके बड़े भाई गोपाल दास जी हमारे प्रिंसिपल थे, तो हर सैटरडे को वो देते थे। तो निश्चित रूप से उनकी प्रेरणाएं हैं, उन्होंने वो किया। उसके बाद मैं टिहरी से जब रानीखेत गया,
तो रानीखेत एक बिल्कुल दूसरा ही था, क्योंकि टिहरी रानीखेत एक पर्यटक के लिए एक ग्लैमर का वो था। हम एक कस्बाई मानसिकता और बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र से रानीखेत पहुंचे तो स्वाभाविक है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी चुप्पो का और तमाम बाल आंदोलनों का दौर था। तो इसलिए तमाम मित्रों से जो मिलना जुलना हुआ, बाद में भी साथी बने और आज तक साथी है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप 70 के दशक के लोगों की एक बात जो समझेंगे कि वो आज भी मित्र हैं, चाहे आलोचक के रूप में हो, बिल्कुल, चाहे वो वामपंथी रहे हो, चाहे वो दूसरे वैचारिक विचार रहे हो। तो उस समय के लोग, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग रहे हो, चाहे वो वामपंथी ऐसा या AISF के लोग रहे हो, दक्षिणपंथी और वामपंथियों का अच्छा समागम था। और आज जो वो 60-65 साल की उम्र में है, वो संघर्ष भले ही दोनों ने अलग अलग तरीके से किए, लेकिन दोनों के एक ही थे। तो चाहे वो बन आंदोलन के रूप में सफलता ली हो, भले ही उसका खामियाजा भुगता हो, चाहे वो नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की बात हो, उसके बाद जो 90s में आए वो एक अलग दौर की बातचीत है। लेकिन 70 के दशक में ये तमाम मित्र हमारे मिले, तो जिन्होंने आपको यहाँ से आगे बढ़ाते रुद्रप्रयाग और चमोली में जी आपने इसकी भी भौतिकी और पूरा क्या कहते हैं किया है। आपने नंदा राजजात बहुत टफ की है, और नंदा राजजात से जुड़ा हुआ कोई अगर आपके पास किस्सा है तो उसको सुनना पसंद करें। देखिए, नंदा राजजात 2014 वाली, और आप भी थे, और स्वाभाविक था कि ये राजजात करनी है। और मुझे एक इस बात का मलाल जरूर है कि मैंने बहुत सोचा था कि इसके बारे में लिखूंगा, लेकिन नंदा राजजात पे नहीं लिख पाया, और संयोग कुछ ऐसा बना। आप कह रहे हैं कि कुछ रोचक प्रश्न, तो उसका तो नंदा राजजात के हर कदम ही रोचक है। अगर देखा जाए तो उस पर तो समझ लग जाएगा, क्योंकि वो एक अद्भुत यात्रा है, और उसको शब्दों में वर्णन करना पड़ता है। लेकिन फिर भी क्योंकि जहाँ तक बेदनी विज्ञान, वहाँ तक तो एक ठीक है, वो एक आम ट्रैक है। उसके बाद का जो है, तो हम लोग काफी 7-8 लोग थे, तो आधा हो गए। अब कौन लोग छोड़ गए, नाम उनका नाम लेना ठीक नहीं है, तो क्षेत्र हो गया। हाँ, फिर ऊपर से चल दिए। लेकिन मैं एक चीज बताऊँ, जूरा गली से जाते ही जूरा बिल्कुल वो हो जाता है, और मैं उस समय बहुत सारे जो हमारे उन लोगों के जो SDRF के लोग हैं, मैं तो विशेष रूप से उनका थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद जब हम गए तो मुझे समुद्र शिला का एक छोटा सा प्रसंग आपको याद है कि मैं था, और वही मित्र जो आपके भी हैं, गणेश कुशाल गणेश जी थे, और उनकी वाइफ जो है थी सुनीता कपटियाल थी, तमाम लोग थे। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब ये यात्रा यही रोकते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बहुत टफ है, बड़े मुश्किल हो गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, जाना तो है ही। लेकिन तुरंत गणेश जी की जो हमारी बहू भी है, तो उसने कहा कि भाई साहब आप और हम चल रहे हैं, इन सबको छोड़ दो। हाँ, विनय ध्यानी था, हाँ ध्यानी था, ये सब पस्त हो गए थे। अब वो मुझे कहेंगे आप तो ऐसा नहीं किया, लेकिन ये हकीकत है। और उनकी वाइफ सुनीता कपिया, हाँ सुनीता गणेश जी के अंजू ने कहा कि भाई साहब आप और हम चलते हैं, ये भी चलेगी सुनीता भी। हम तीनों ने कहा कि हम चलते हैं, तो हम चलने लगे। तो फिर इनको भी आना ही पड़ा। तो उसके बाद जब हम गए समुद्र शिला, तो निश्चित रूप से फिर ऊपर ब्रह्म वहां तक फिर वस्ती रही। आते समय काफी दिक्कतें रही, कीचड़ में और तमाम चीजें, लेकिन उसको लिख नहीं पाया। अच्छा, कुमाऊं और गढ़वाल में लगभग आप, क्योंकि पढ़ाई दोनों जगह हुई है आपकी। जी, एक दुसान क्षेत्र पड़ता है, जी, रामनगर क्षेत्र, रामगंगा क्षेत्र, देघाट की तरफ। इसकी संस्कृति को क्या बोलेंगे? आपके रोटी बेटी के रिश्ते होते हैं वहाँ? बिल्कुल, रोटी बेटी। देखिए, प्रकृति ने हमको कहीं विभाजित नहीं किया। जो भी विभाजन है, जो आप एक शब्द कहते हैं अंतर क्या है, आप एक शब्द कहते हैं कि ये इसका, ये तो हमारे दिमाग की उपज है ना, आदमी की दिमाग की उपज है। प्रकृति ने, एक चिड़िया है वो गढ़वाल में भी है, वो कुमाऊं में भी है, वो भाषा यहाँ वहाँ एक ही तरीके की है। तो दुशांत क्षेत्र जो आपने कहा, उनके अंदर कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और जितना दूर आप सीमाओं से दूर जाएंगे, उतना ही आप सॉफ्ट जोन में रहते हैं, और इस वजह से अपना एक परिवेश, एक खोल बना लेते हैं कि मैं गढ़वाली हूँ और मैं कुमाऊनी हूँ। लेकिन जो लोग
आपस में मिल रहे हैं उनके अंदर। आप देखिए कि कॉलेज, इंटर कॉलेज गढ़वाल में विद्यार्थी कुमाऊं से है, या कुमाऊं में ऑफिस है, यहाँ से जाने वाला कार्मिक वहाँ का है, तो उसके दिमाग में नहीं है। ये तो हमारे जो लोग जो दूर क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो श्रीनगर में रह रहे हों, चाहे वो अल्मोड़ा में रह रहे हों, चाहे वो नई दिल्ली में रह रहे हों, चाहे वो देहरादून में रह रहे हों, उनके दिमाग के अंदर है। और मेरा सौभाग्य रहा कि मतलब स्कूलिंग गढ़वाल में भी और हायर एजुकेशन कुमाऊं में भी। तो ये कहना कि कुमाऊं ज़्यादा नहीं, वहाँ भी वही चीज़ें हैं। अच्छा, एक प्रश्न घुमा रहा भाई आपके उसमें, आखिर गढ़वाल कुमाऊं के लोगों ने गैरसैंण को राजधानी क्यों चुना हुआ है? देखिए, गैरसैंण को राजधानी चुनने के पीछे जो मूलभूत था वो तो आप ही जाने कि इन दोनों का मध्यवर्ती क्षेत्र है। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने एक आइडिया पहले से ही दे दिया था, तय कर दिया। और उनका वो पढ़ेंगे, उन्होंने पूरा नक्शा तमाम चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हमारे एक पूर्वज ने, हमारे एक सीनियर ने, हमारे एक वैचारिक रूप से किया। और आप अगर गैरसैंण को देखें पूरी तरीके से, मैं तो बल्कि वो कौशिक समिति की रिपोर्ट को भी नज़दीकी रूप से उससे जुड़ा रहा, तो उसमें भी देखें तो वो तो एक मध्यवर्ती क्षेत्र है। संस्कृति का क्षेत्र ले लें, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र से ले लें, चाहे हमारे इतिहास से ले लें। अगर आप ग्वालदम के ब्रधानगढ़ी में खड़े हो जाएं जी, तो आप सबसे अच्छे अपने बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, इतिहास पढ़ा सकते हैं। क्या बात, आपको क्लासरूम की जरूरत नहीं। आज ब्रधानगढ़ी में खड़े हो जाइए और बच्चों को कहिए, बेटा ये कुमाऊं है, ये गढ़वाल है, इसका ये इतिहास है, इसका ये इतिहास है, इसकी ये ज्योग्राफी है, इसकी ये ज्योग्राफी है। तो आप दोनों चीजों को करते हैं। और वही धार जो है हमारे पुराने जितने बालूशाही से लेकर के हमारे तमाम जितने भी तरीके के उदाहरण हैं ऐतिहासिक, और वो तमाम है, वो तमाम गैरसैंण को रिप्रेजेंट करते हैं, उस संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और गैरसैंण एक अपने आप में पूरी गढ़वाल कुमाऊं की एक मतलब साझा संस्कृति का प्रतीक है। उसको वही था तो हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक और प्रश्न है, 3 जिले गढ़वाल मंडल के, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली, 3 जिले कुमाऊं मंडल के, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये तीनों आपस में जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गढ़वाल की तो आपने वर्णन कर दिया, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, क्योंकि आप रानीखेत भी रहे हैं, इनकी धर्म संस्कृति और लोक संस्कृति में क्या अंतर है? मेरे ख्याल से धार्मिकता के आधार पे उधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। देखिए, धार्मिकता तो ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ लोग ज्यादा धार्मिक हैं, वहाँ लोग कम करते हैं, या हम ये कहें कि जहाँ धार्मिक स्थल है वहीं के लोग ज्यादा धार्मिक हैं, जबकि इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। बिल्कुल वही जहाँ आप चाहे हरिद्वार का उदाहरण लें, चाहे कहीं किसी भी क्षेत्र का उदाहरण, बनारस का उदाहरण लें, या किसी में, तो ये कहना कि वहाँ मंदिर है वो है तो वहाँ लोग बहुत धार्मिक होंगे, ऐसा मैं नहीं सोचता। फिर मैं बार बार कहता हूँ कि आदमी तो मूलतः चाहे वो जंगलों में रह रहा है, चाहे शहरों में रह रहा है, चाहे कहीं भी रह रहा है, उसकी एक प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति के आधार पर उसके एक विचार जो है उस परिवेश के हिसाब से बनते हैं। ये बात जरूर है, क्योंकि गढ़वाल में तीर्थ यात्रा एक आर्थिकी का जरिया रहा। पहले जो हमारे आपके ऋषिकेश से लेकर के और वो होते हैं, चाहे आप उत्तरकाशी की तरफ से, तो तीर्थ यात्रा से हमारा क्योंकि धर्म एक आर्थिकी का जरिया था, तो स्वाभाविक है उसको आवरण ओढ़ना भी पड़ा, चाहे मजबूरी में हो, चाहे कैसे भी हो। एक कुमाऊं के में पर्यटक और नैसर्गिक सुंदरता रही, पहाड़ छोटे, बहुत छोटे छोटे पहाड़ छोटे, हरियाली है, तमाम चीजें हैं। तो एक स्वाभाविक है कि एक जो तीर्थ यात्री और पर्यटक का जो स्वरूप था, तो हम एक तीर्थ यात्रा के रूप में यहाँ पे तीर्थ यात्री के रूप में यहाँ समृद्ध थे, वहाँ एक पर्यटक के रूप में समृद्ध थे। आज उस घालमेल को हमारे सिस्टम उसको नहीं समझ पा रहा है, जबकि दोनों एक अलग अलग है, लेकिन हम एक तीर्थ यात्री को भी पर्यटक के रूप में आगे कर सकते हैं और एक पर्यटक को तीर्थ यात्री के रूप में कर सकते हैं। लेकिन दोनों के जो मूल आत्माएं हैं वो हमको उसको उसका अस्तित्व बना के देते। एक चीज और है कि इस क्षेत्र में बहुत कम काम करने की गुंजाइश है कि एक तीर्थ यात्री जब गढ़वाल की तरफ आता है तो उसकी समझ में नहीं आता, उसकी नहीं आती मैं यहाँ से कुमाऊं में भी जा सकता हूँ, नैनीताल भी घूम सकता हूँ, कौसानी और रानीखेत भी जा सकता हूँ। या रानीखेत आने वाला व्यक्ति ये नहीं, उसको ये जानकारी बहुत कम है कि वो यहाँ से बद्रीनाथ भी जा सकता है।
तो ये जो गढ़वाल कुमाऊं के बीच का जो लिंक था ना गैरसैंण वाला, अब धीरे धीरे हो रहा है। आने वाले समय में हो सकता है 5, 10, 15 साल बाद वो अपना आप होगा। इसमें कोई हमारे राजनेताओं की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। इसको बहुत पहले से कहा जा रहा था कि गढ़वाल कुमाऊं के बीच में आवागमन जितना सीधा और सरल होगा। मैं तो पता है कि जितना था भी वो भी खत्म किया। पौड़ी से नैनीताल एक बस चलती थी भाई साहब, आपको ध्यान होगा। गोपेश्वर से नैनीताल बस चला करती थी। एक बस जो है जोशीमठ से रामनगर चला, पता नहीं आजकल है या नहीं है। उस बस में 3 भाषाएं कंडक्टर बोलता था। बताइए, 3 भाषाएं बताइए। आप जोशीमठ में से चलता था, कर्णप्रयाग का एक भाषा बोली। कर्णप्रयाग से जब वो उधर की तरफ ग्वालम की तरफ जाता था, या इधर गैरसैंण से चौखटिया तरफ, तो वहां तक एक भाषा बोलता था। वहां से लेकर के फिर वो रामनगर सड़किया, वो वहां की भाषा बोलता था। क्या बात। 3 तरीके का। अगर आप सुबह जोशीमठ बैठे और शाम को रामनगर पहुंचे तो आपको अलग अलग भाषाओं के लोग और अलग अलग बोलियों के लोग, अलग अलग पहनावे के लोग, अलग अलग टेम्परामेंट के लोग दिखाई देंगे। क्या हमने इसको जोड़ने की कभी कोशिश करी? कभी नहीं की। जो था उसको भी हमने बंद किया। अल्मोड़ा से श्रीनगर बस चलती थी, अब आजकल चलती है नहीं चलती मुझे नहीं मालूम, लेकिन कितना अच्छा होता है। 200 किलोमीटर का हम सुबह 5 बजे बैठते थे, शाम तक 5 बजे चलते थे। तो जितने कुछ था भी उसको भी मतलब बढ़ाने के बजाय जो था उसको भी हम कायम नहीं रख पाए। आर्थिकी के, ये तो सांस्कृतिक और उसके फील्ड में आ गई। आर्थिकी में अल्मोड़ा और पौड़ी दोनों ही मंडल की बातें होती थी। आर्थिकी के रूप में ये लोग प्रोग्रेस कर गए, पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए। ये बंजरों का क्या सवाल हुआ? ये बंजर कैसे हो गए? देखिए, स्वाभाविक है कि आदमी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी या जिस तरीके से आदमी, सवाल यह है ना कि पलायन या बंजर होना, यानी कि घर से जो आदमी गया है बाहर वो किस मानसिकता से गया। आज भी हम अगर बच्चे जो हमारे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं श्रीनगर में, पौड़ी में, चमोली में, अल्मोड़ा में, रानीखेत या पिथौरागढ़ में, जो वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो पढ़ने लिखने के बाद वो वापस उनके दिलो दिमाग में वहां आने का है? नहीं। वो अल्मोड़ा के लाला बाजार में घूम रहा है फिजिकली, लेकिन मानसिक रूप से उसका जो है वो बेंगलोर की तरफ है या कहीं अपना भविष्य देखा। स्वाभाविक है कि वो जाएगा। यही चीज आज से 60-70 साल पहले भी रही होगी, बिल्कुल, लेकिन सतत रही होगी, लेकिन उस स्तर पे नहीं थी। मैं आपको अपने घर का उदाहरण, मेरे दादाजी कानून गो थे रामगढ़ में। जब वो रिटायर हुए 1930 में, तो वहां से दादा और उसके साथ पैदल, और कोटद्वार से गांव उस समय पैदल था। तो एक व्यक्ति जो रामगढ़ नैनीताल के बगल में रहते हुए कानून गो और अच्छे उसमें रहता है, वहां भी सेटल्ड हो सकता था, लेकिन वो वापस आए। मेरे फादर 1980 में रिटायर हुए, तो भी भौसाल से हमारे गांव तक सड़क नहीं थी। वो अपने गांव आए, जबकि गांव का उनका प्रवेश नहीं था। नहीं, लेकिन आज मैं भले ही कह दूं कि गांव में रह रहा हूं, लेकिन पूरी तरीके से गांव का नहीं हूं, क्योंकि मेरे कभी श्रीनगर रहता हूं, कभी इधर रहता हूं, कभी उधर रहता हूं। तो आपका कहने का मतलब कि सड़कने के लिए बनी, सड़कने के लिए आर्थिक रूप से उसको नहीं जोड़ पाए ना। हम आर्थिकी को नहीं जोड़ पाए, हम उसको उस से नहीं। वो तो ठीक है, फादर रहे, उन्होंने अपना गार्डनिंग की, तमाम किया, वो किया, वहां तक ठीक था। लेकिन आज अगर मैं गांव में हूँ तो मेरे रहने का एक औचित्य होना चाहिए ना। आप देहरादून में हैं तो क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ रहने का एक औचित्य आप समझ में आता है कि मैं मनोज इस्टवाल हूँ और मुझे देहरादून में रहना मेरा वाजिब है, क्योंकि मेरे ये जो काम है मेरे अपने गांव या तमाम जगह पे नहीं हो सकते हैं। चंपावत, उधम सिंह नगर जी और बागेश्वर, ये तीनों सीमाएं नेपाल से मिलती है। जी हाँ, इसकी भी अलग संस्कृति है। नेपाल की जो काली और महाकाली नदी घाटी है, इनका भी भ्रमण हुआ कभी? बहुत मतलब हुआ है, लेकिन मतलब जिसको कह सकते हैं, छू सकते हैं, धारचूला से लेकर के, मुंशियारी से लेकर के, इधर से लेकर के, लेकिन बहुत कुछ इस तरीके से नहीं हुआ। हाँ, यात्राओं में रहा, तमाम उन चीज़ों में रहा, लेकिन बहुत मैंने लिखा भी उस इलाके, चाहे पंडित नैन सिंह जी पे हूँ, खड़क सिंह वालिया जी पे हूँ, टोलिया जी का मेरा साथ रहा लगभग 25 साल तक।
हम लोग साथ मतलब उनके साथ उनके मार्गदर्शन में उनके उसमें काम करने का अवसर मिला, तो स्वाभाविक है कि इस संस्कृति से जुड़ा रहा। और आज भी मुझे नहीं, क्योंकि वो लोग सीधे प्रकृति से जुड़े हैं ना। हम जितने प्रकृति से दूर होंगे उतना ही हम विचलित भी होंगे और उतना ही हम अपने को कमजोर भी महसूस। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे। जी जी। आपका रिटायरमेंट हुआ था 2020 में, 2016 में आप रिटायर्ड होकर गांव चले गए, और सबसे बड़ी बात आपने क्या कर दी कि जब वर्तमान जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के हाथ से आपने मोबाइल छीन के उनको लाइब्रेरी दे दी, नए बच्चों को आपने अपने गांव में इस तरीके से वो करना, उनको पुस्तकों के प्रति एक लालायित कर दिया। महिलाएं जो घरों में बैठी रहती थी उनको आंगनों में ला दिया। ऐसा क्या करिश्मा कर दिया? कौन सी जादू की छड़ी आई आपके पास? देखिए, ऐसा मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसा मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे कहने से या मेरे मुझसे हुआ, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं और डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट जी माल रोड अल्मोड़ा में खड़े थे। वहां से बीडी पांडे जी, जो रिटायर्ड राज्यपाल रहे, इतने बड़े नाम के हैं, ICS रहे, वो आ रहे थे। उनके साथ उनका बॉडीगार्ड, पुलिस का एक कांस्टेबल लेवल का जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा अपने बाबू से पूछा कि बाबू ये पूछो, क्योंकि उसने तो पुलिस और आदमी को चोर और उसके रूप में देखा था। उसने इस रूप में कहीं नहीं देखा कि ये एक मतलब आदमी की सुरक्षा में या उसके सम्मान में एक उसका पुलिस वाला उसके साथ जा सकता है। तो उसने कहा ये तो पांडे जी जो हमारे रिश्तेदार ले और ये राज्यपाल ले। तो अब उसने राज्यपाल के कर्तव्य और अधिकार तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारे यहाँ का आदमी या रिश्तेदार आदमी राज्यपाल बन सकता है। तो माइंड में काम, जब हम बहुत छोटे थे स्कूल जाया करते थे दूर 2-2.5-3 किलोमीटर में, तो हमारे जाने वाले जो छोटे बच्चों को जाते थे 10-15-20 बच्चे, तो ज़्यादातर गांव के बड़े बुजुर्ग होते थे। लेकिन ज़्यादातर कुछ को अभी रिटायर जो हमारा चाचा या बड़ा भाई आया होता था फौजी जी, तो वो जाता था हमारे साथ। तो हमारे दिमाग में एक ही था कि फौजी बनना है, क्योंकि उसका टोप, उसकी बूट, उसकी भाषा बदल है। क्योंकि फौजी जब बनता है तो 6 महीने बाद उसकी भाषा बदली हुई नजर आती है, बोलता है, खाता है। वो जब डिग्गी में नहाता था तो लाइफ बॉय साबुन, एक ट्रांजिस्टर, तो ये हमारा ग्लैमर था ना। अब उस ग्लैमर को आप सुनिए, हाँ वही। अब दूसरा क्या था, उसके बाद धीरे धीरे जीपें शुरू हुई, बसें शुरू हुई। हर आदमी का ये होता था कि वो कंडक्टर या कंडक्टर का भी असिस्टेंट इसलिए बनना चाहता था कि एक दिन वो ड्राइवर बन जाए। वो आज भी प्रवृत्ति हो गई। अब गांव के अंदर मान लिया मैं हूँ, मैंने चाहे कुछ भी जिस भी रूप में रहा हूँ, तो उनको पता है कि यार दादाजी या ये ताऊ जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो भी है मैं उस बच्चे को दे सकता हूँ। अब आपने कहा कि साहब ये चीजें हैं, तो मैं मातृशक्ति को भी आपने बताया। हाँ, देखिए, अब मेरे दिमाग में जब मैं गांव 2016 के करीब जाना शुरू हुआ, क्योंकि गांव हमसे कभी छोटा नहीं, दादाजी थे, उसके बाद पिताजी थे, आज भाभी और भाई साहब गांव में है, तो घर कभी बंद नहीं रहा। तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारे दिमाग में थी कि यार ये पहले से चला आ रहा है, तो इसको मतलब बंद नहीं होगा, जब तक हम हैं तब तक ये रहेगा। तो आना जाना मेरा श्रीनगर में, क्योंकि वाइफ श्रीनगर में रहती है, मतलब कॉलेज में है, तो आने जाने में। तो मैं गांव में जब देख रहा था तो मैंने देखा कि बच्चे खेत के किनारे मेड़ पे और मोबाइल बैठा लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि बहुत लंबे समय तक अगर वो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं देख रहे हो जी। अगर आप बहुत एक सार्थक चीज़ को देखेंगे तो थोड़ी देर बाद आप हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि ये है, और मेरे पास क्योंकि उसी क्षेत्र में पिताजी को पढ़ने लिखने का शौक था, थोड़ा बहुत हमारे पास किताबें थी, तो बच्चों से बात की, मिलन केंद्र था, सोचा कि इनके लिए कुछ करते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो गई, बच्चों ने इंटरेस्ट लिया। आज करीब पूरे गांव के 35 बच्चे हैं जिन्होंने आपस में ही मिलकर, उन्हीं बच्चों ने चामी टीनेजर क्लब बनाया। उनके साथ में एक बुजुर्ग के नाते, जैसे होता ना कि अगर घर के बड़ा बुजुर्ग आपके बीच में बैठा है तो उसके प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होते, अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। कि एक तो हर बच्चा अपने को सुरक्षित समझता है, दूसरा उसके माँ बाप नहीं डांट सकते क्योंकि दादाजी के साथ बैठा हुआ है। टोकना चाहता था आपको, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा
मुझे जानकारी मिली कि आपने कुछ ऐसे बच्चों को भी स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश की है लोगों से जिन्होंने ये अडॉप्ट किया कि हाँ इस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा मैं इसी बात पे आता हूँ। तो ये सब बच्चे थे, तो स्वाभाविक है कि एक बात मेरे दिमाग में थी कि बच्चों के पास मुझे जाना है, बच्चों ने मेरे पास नहीं आना। क्योंकि जब मैं बच्चा बन के उनके साथ रहूंगा तब मैं उनके पास रह सकता हूँ। अगर मैं उनको अपने पास लाना चाहूंगा तो नहीं लाना। आप किसी को बुलाइए, वो नहीं आएगा आपके पास। आएगा आपका सम्मान करने के लिए आ जाएगा, आदेश मानने के लिए आ जाएगा, थोड़ा बहुत कर देगा, एक दिन वो अपने से कटना शुरू कर देगा। जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे और जब तक उसके जीवन के अंदर का हिस्सा महसूस नहीं करेंगे। एक बच्चा अपनी माँ के पास क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वो माँ पे अपना हिस्सा देखता है, पिता के पास, भाई के पास, दोस्त के पास। इसी तरीके से मैं जब बच्चों के साथ घुलना मिलना शुरू हुआ, आज मैं कह सकता हूँ कि 35 बच्चे हैं जो गांव के सारे बच्चे हैं। मुझे लगा कि यार क्या करना चाहिए, क्योंकि खेती बाड़ी से मेरा कोई सीधा वो नहीं था, इतना वो नहीं था कि मैं कहूँ कि मैं खेती बाड़ी करूँगा, किचन गार्डन करूँगा, बहुत सारे क्या अपने होता है। तो मुझे लगा कि यार मुझे 2 काम कर सकता हूँ। मुझे लगा कि गाँव में रहते हुए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा एक तो बच्चे और दूसरा उनकी माँ जो हमारी बहू है, अगर मैं इन दोनों से संवाद रखूं तो मैं जो मैं अंदर से सोच रहा हूं मैं कर सकता हूं। तो एक किताबें मेरे पास थी, कुछ आप जैसे मित्रों के सहयोग से किताबें, दून लाइब्रेरी और प्रोफेसर बीके जोशी जी और मेरे मित्र चंद्रशेखर तिवारी जी, इन लोगों ने मदद की। बहुत सारे निकट कुछ किताबें रैक बनाए, कंप्यूटर रखे और धीरे धीरे वो आज की तारीख में फिर मैंने और बड़े स्तर पर अपने मित्रों से बात की। तो आज की तारीख में हम 35 बच्चों की, और मेरा इसमें एक छोटा सा मानना है कि माँ बाप बच्चे की इस दुनिया में लाने का एक माध्यम है। माँ बाप के माध्यम से बच्चे दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन दायित्व तो पहला समाज का है। वो समाज के लिए बच्चे पैदा आए हैं, वो परिवार के लिए नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी पहली है। मैं मानता हूं कि वो उनका माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लगा कि माँ बाप की जिम्मेदारी अगर हम केवल उनके लालन पालन, मतलब उनके खाने तक, उनके कपड़े पहनने तक, उनके रखने तक रखें, बाकी जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो जो उसका नजदीकी समाज है, अगर उसके सामूहिक उसका उत्तरदायित्व ले ले तो बच्चे को हम एक सही दिशा और दशा दे पाएंगे। हो क्या रहा है कि हम हर एक को ये मानते हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है उनके पास। तो उन बच्चों को कि मेरे दिमाग में था कि 12वीं तक की इनकी बच्चे की माँ बाप से दूर कर दूं, उन्मुक्त कर। मतलब आपने उनको एजुकेशन में जोड़ा। आप जैसे मित्रों 35 बच्चे, बहुत सुंदर। तो देखिए इतना बड़ा एक एक्चुअली बहुत बड़ा बृहद स्वरूप है अरुण खुगसाल जी का। इस पर चर्चा के लिए तो कई घंटों चाहिए। अरुण जी हमारे टॉक शो पे आए और हमें और समाज के लिए, समाज की विभिन्न विधाओं पर आपसे चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत नमस्कार।